हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोलू गुप्ता और मैं आज फिर से आया हूँ आप लोगों के लिए अपने चैनल गोलू द होम ट्यूटर पे एक नया टॉपिक लेके। ठीक है, इसमें आप लोग जानेंगे कि कैसे हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना था। संविधान बनने के लिए क्या क्या किए थे लोग, संविधान सभा के लोग। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में अपने देखे, पॉलिटी का जो पहला क्लास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा का, उसमें बताया गया था कि संविधान सभा बनाया गया जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक संविधान का निर्माण किया। तो वो जो संविधान बना था वो किस तरीके से बना था, आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उन लोगों ने ऐसा क्या क्या किया संविधान बनाने में, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है फॉरेन इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। समझ में आया? मतलब दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा क्या क्या चीज़ लिया गया है जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है। ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना था नहीं। उन लोगों ने सोचा कि चलिए दूसरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करते हैं, वहाँ से जो चीज़ें अच्छी लगेगी उसको ले आएंगे। ऐसा करते करते बहुत सारे देश घूम आए और हर जगह से कुछ ना कुछ अच्छा जो लगा वो उठा लाए। और अच्छा जो लगा उसको उठा लाने का रीज़न एक ही था, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत अजीब तरीके की है। हर एरिया में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, साउथ में अलग, मिडिल में अलग, नॉर्थ में अलग, हर जगह इधर नॉर्थ ईस्ट में अलग। इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि सिंपल सा रूल काम करना नहीं है। इसके लिए हर देश में घूमा जाए, जहाँ जैसा अच्छा लगे उसको उठा लाया जाए। इन लोगों ने यही किया। ठीक, इसीलिए इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बोरोड यानी उधार लिया गया, यानी कई सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को मिलाया गया, तब जाके हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। और दूसरी बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे ज़्यादा पेजों में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। आप लोग समझ ही सकते हैं इतना बड़ा क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ इतने सारे राज्य हैं और हर राज्य का अपना अलग अलग भाषा है, यानी कई सारे भाषा हो गए। समझ में आया? यहाँ यूएसए ही ले लीजिए, यूएसए के टोटल कितनी भाषा है? एक भाषा है इंग्लिश, बस ख़त्म। इंडिया का गुजराती, मराठी नीचे जाएंगे मद्रासी, पता नहीं कितने सारे, तेलुगु, तमिल, पता नहीं कितने सारे भाषा हैं। ये सारे भाषा थे, सबका अलग अलग अपना वेशभूषा था, अलग अलग तरीका था जीने का, अलग अलग रहने का तरीका था। तो कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिससे सब लोगों को बराबर अधिकार भी मिल जाए और कोई इससे दूर भी भागने की कोशिश ना करे। इसके लिए हमारे जो संविधान निर्माता थे वो लोग काफ़ी देश घूमे और वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन उठा के लाया। ठीक है, ये समझने के लिए आपको हमारा जो पहला चैप्टर है पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो ज़रूर देखिएगा। वो देखेंगे तो कुछ आइडिया लगेगा कौन बनाया था, कितने दिन में लगा था, ये जानेंगे आप लोग। इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। ठीक, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था। ठीक, आइए चलते हैं, देखते हैं किस देश से ऐसा क्या क्या लिया गया और उन सबको याद करने का कुछ आसान तरीका भी आज हम लोग देखेंगे। पहला वीडियो ज़रूर देख लें, उसके बाद ही अच्छा लगेगा। ठीक, चलते हैं अगले स्लाइड पे। गवर्नमेंट, पहला सोर्स था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये मेनली लाया गया था, ये ब्रिटिश द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा था? ये ब्रिटिश के द्वारा था। ठीक है, ब्रिटिश द्वारा लाया गया। लास्ट रूल जिससे हम लोगों पर उन लोगों ने आज़ादी तक राज करा था। ठीक है, तो इससे दो तीन चीज़ें ली गई हैं। पहला तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, दूसरा जुडिशरी, तीसरा इमरजेंसी प्रोविज़न। याद करने का तरीका देखिए। ब्रिटिशर्स, क्या ब्रिटिशर्स के जो यहाँ पे जो राज करते थे उन लोगों का कहा जाता था? गवर्नर, गवर्नर कहा जाता था ना। तो यहाँ से आप लोग याद कर लीजिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से गवर्नर लाया गया था। दूसरा जुडिशरी, उन लोगों के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे जो जस्टिस सिस्टम था बहुत बेकार था। सारे के सारे वकील, वो जज जो हुआ करते थे वो ब्रिटिश वाले हुआ करते थे। बहुत सारा दिक्कत सहना पड़ता था हमारे भारतीय लोगों को।
हमारे भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत सहना पड़ता था। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा गवर्नर और जुडिशरी। तीसरा इमरजेंसी प्रोविज़न, उन लोगों का जब मन करता था तब इमरजेंसी लगा देते थे। ठीक, प्रेस वालों ने कुछ लिख दिया तो प्रेस के खिलाफ इमरजेंसी लगा दिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा कि उन लोग गवर्नर हुआ करते थे, जस्टिस सिस्टम बहुत बेकार हुआ करता था, और जो ये इमरजेंसी हमेशा जब मन करता था तब लगा देते थे। तो ये 3 चीज़ें यहाँ से उठाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। आशा आप लोगों को भूलेगा नहीं। ठीक, आते हैं ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटेन वो था जो इंडिया पे क्या किया था, 200 सालों तक राज किया था। ठीक, 200 सालों तक कंटिन्यू इंडिया पे राज करा था इसने। तो यहाँ से इंडिया वालों ने क्या लिया, पार्लियामेंट का सिस्टम लिया। पार्लियामेंट, जितना पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने कार्य हैं कि इसके 2 सदन होने चाहिए, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक, पार्लियामेंट के अंदर प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई थी। ठीक है, यहाँ से लिया गया था रूल ऑफ लॉ, और उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरलिज्म। ठीक है, जहाँ नंबर आ जाए, नंबर याद कर लीजिएगा कि नंबर अगर आता है तो वो किसके लिए है, ब्रिटेन के लिए है। ब्रिटेन ने कितने साल राज किया था, 200 साल। ठीक है, तो यहाँ 200 में 2 नंबर है ना, तो जहाँ नंबर आ जाए सिंगल बाई, वो किसके लिए है, वो किसके द्वारा, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। ठीक है, याद रहेगा। दूसरी बात, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था वो आज़ादी तक इंडिया पे रूल करता था। ब्रिटेन के पार्लियामेंट से इंडिया पे रूल किया जाता था। तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो बनाया गया आज़ादी के बाद इंडिया का, वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा इंडिया पे रूल किया जाता था। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम किसके द्वारा लिया गया, ब्रिटेन द्वारा। ठीक है, वहाँ के रूल रेगुलेशन यहाँ पे चलाए जाते थे, तो वही रूल ऑफ लॉ यहाँ पे लिया गया। 200 सालों तक राज किया, तो जितने नंबर वाले आएंगे वो सब ब्रिटेन के लिए हैं। ठीक, याद हो जाएगा ये सारी चीज़ें। इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। एक बार पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाएं, आपको ये ढूंढने में आसानी हो जाएगी किस देश से क्या क्या लिया गया। ठीक है, आगे और भी मज़ेदार तरीका बताऊंगा, जिससे सारा चीज़ एक एक लाइन से याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। क्वेश्चन आते डायरेक्ट जवाब स्ट्राइक करेगा आपके दिमाग में 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये और ये इतना आसान होता नहीं है रट पाना। ठीक, तो आइए चलते हैं अगले देश की तरफ, देखते हैं उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसा क्या लिया गया है। अगला आता है यूएसए। ठीक, यूएसए क्या है, सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा वो साइज के हिसाब से नहीं, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और यही कंट्री है जिसने पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट लाया था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखूंगा मैं कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ भी लिखना होगा। ठीक, सी लिख के सर्किल। ठीक है, तो पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा लाया गया था, यूएसए द्वारा। इसके बाद ही हर देश ने अपना अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यूएसए से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। देखिए, यूएसए जो है बड़ा आदमी है, हर चीज़ में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, इकोनॉमी में बड़ा है। ठीक है, तो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो किससे ली जाएंगी, यूएसए से, यूएसए का। ठीक, जैसे ये फंडामेंटल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा राइट है, ये आर्टिकल 12 से 35 तक चलता है। ठीक है, और इतने सारे प्रोविजंस हैं इसमें, क्या बताऊँ, जब पढ़ाऊँगा तब समझ में आएगा। ठीक है, आसान है सब, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीज़ें किससे ली गई हैं, यूएसए से। बड़े बड़े लोगों के लिए चीज़ें ली गई थी। जैसे फंडामेंटल राइट सबसे बड़ा है, जैसे 3 है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, और उसके बाद से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसमें सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो बड़ा वाला किससे लिया गया है, यूएसए से, याद रहेगा। उसके बाद इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, अब जुडिशरी भी तो इंडिया का सबसे बड़ा है। जुडिशरी का जो रूल रेगुलेशन आ गया, उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर उसने बोल दिया ये हाँ तो हाँ। ठीक है, पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अब भी है कुछ परसेंट। ठीक है, लेकिन इंडिया में लाया गया यूएसए से ही जुडिशियल रिव्यू।
जुडिशियल रिव्यू दिख रहा है। जैसे अगर कोई रूल रेगुलेशन बना दिया गया, ठीक, कोई रूल एंड रेगुलेशन बना दिया गया, जैसे पहले क्या होता था, संसद से कोई रूल पास हो गया, ठीक है ना, संसद से अगर कुछ पास हो गया तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, ठीक है, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन बाद में यूएसए से इंडिया वालों ने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, कि अगर कुछ गलत होता है या फिर लोगों के हित के लिए कोई रूल पास नहीं हुआ है ना, तो कुछ लोग मिल के उसके खिलाफ जाके जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट अपना कुछ बयान बदलवा सकती है। ये था जुडिशियल रिव्यू। ये कहाँ से लिया गया था? ये भी यूएसए से ही लिया गया था। ये भी तो एक बड़ी चीज़ हुई ना। अब संसद का रूल बदलने के लिए कुछ लाया गया तो जुडिशियल रिव्यू, ये याद रख लीजिएगा, जुडिशियल रिव्यू किससे लिया गया है? यूएसए से। बहुत बारी पूछा है क्वेश्चन। अब देखिए, प्रेसिडेंट से बात किया जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, ठीक, तो बड़े बड़े लोगों की तो बात की जा रही है ना, किसके द्वारा की जा रही है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, ठीक है। ये होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल ही होता है, लेकिन स्पेशली प्रेसिडेंट के लिए हम लोग रिमूवल वर्ड का ना यूज करके इम्पीचमेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेसिडेंट के बारे में एक बात जान लीजिए, इंडिया का पहला नागरिक है। अगर पूछे है कि इंडिया का फर्स्ट सिटीजन या पहला नागरिक कौन है, तो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का क्या किया जाता है? निकालने के लिए उनका इम्पीचमेंट किया जाता है, रिमूवल नहीं किया जाता है, इम्पीचमेंट, थोड़ा सम्मान दिया जाता है उनका, ठीक। फिर रिमूवल ऑफ जजेज, जजेज को हटाने के लिए क्या, जजेज को हटाने के लिए जो प्रोसीजर है वो भी यूएसए से ही लिया गया है। फिर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ही जो उच्च सदन है, राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। राज्यसभा का चेयरमैन किसको चुना जाता है? तो राज्यसभा का चेयरमैन किसी को चुना नहीं जाता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक। ये सारी बातें आप लोग याद रहेगी ना यूएसए से, इस यूएसए का याद कर लीजिएगा। इसमें जितने प्रोविज़न है कई बारी पूछ चुका है, स्पेशली ये जुडिशियल रिव्यू और ये फंडामेंटल राइट, ठीक। फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू कई बार पूछा जा चुका एग्ज़ाम में। आगे जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर इधर से पूछना होगा तो ये दोनों उठा सकता है, तो याद रखिएगा हमेशा, बड़ी बड़ी चीज़ है। अब कनाडा, कनाडा नॉर्थ अमेरिका का मैप, जैसा कि आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी में अपने दिखाया था, नॉर्थ अमेरिका का मैप कुछ ऐसे था। नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए, नॉर्थ अमेरिका ये है, तो ये ऊपर कनाडा था ना, नीचे था यूएसए, ठीक। तो ये क्या है? इसका रेसिड्यूरी ही तो हुआ ना, मान लीजिए, लेट अस सपोज करिए, याद करने के लिए, जैसे ये यूएसए हो गया और ये कनाडा, ये क्या है? इसका रेसिड्यूरी ही तो है, सब्सिडरी पार्ट है, थोड़ा बहुत पार्ट है, ठीक है, और ये इसको बड़ा मानता है, ठीक, ये इसका रेसिड्यूरी है और ये इसको बड़ा मानता है, ठीक है। तो फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर, ठीक, ये मान लीजिए, ये कह रहा है कि भैया तुम बड़े हो, तुम्हारे अंडर ही हम सब काम करेंगे, वही कह रहा है फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर। फेडरेशन होता है भाईचारा, मतलब भाईचारा मतलब क्या, ये कि जैसे स्टेट और सेंटर के बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसको फेडरेशन कहा जाता है, ठीक है। स्टेट और सेंटर के बीच का रिलेशन फेडरेशन कहा जाता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपका, इसका हाँ, तो फेडरेशन का जीता जागता एग्जाम्पल आपका नीति आयोग है, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग में क्या है? नीति आयोग में है कि सेंटर के साथ स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं वो भी इसके मेंबर हुआ करते हैं, मतलब डिसीजन लेने के टाइम सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर डिसीजन लेते हैं नीति आयोग में, ठीक। अगला पावर है रेसिड्यूरी पावर, अभी बताया ना, ये इसका रेसिड्यू मान लिया गया है, तो ये रेसिड्यूरी जो पावर है वो किससे लिया गया है? कनाडा से। रेसिड्यूरी पावर क्या होता है? जैसे टोटल 3 लिस्ट होता है, टोटल 3 ठे लिस्ट होता है, शेड्यूल नंबर अपने 7 में टोटल 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट कौन कौन सा है? एक स्टेट लिस्ट है जिस पे स्टेट का टोटल अधिकार होता है, एक होता है सेंट्रल लिस्ट,
एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल, एक होता है कॉन्करेंट। स्टेट में केवल स्टेट वाले ही रूल बना सकते हैं उस सब्जेक्ट के रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर है। ठीक, दूसरा सेंट्रल जो लिस्ट है उसमें सेंटर वाले ही अपना बना सकते हैं जितना रूल्स रेगुलेशन है, जैसे डिफेंस हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया जाए डिफेंस। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट होता है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट हुआ है। अब क्या होता है, अब इन तीनों के बाद भी अगर कुछ बच जाता है, इन तीनों के बाद भी अगर कोई सब्जेक्ट बच जाता है ना, तो वो रेसिड्यूरी पावर के अंदर आता है। ठीक, रेसिड्यूरी आता है। और ये रेसिड्यूरी पावर के बारे में कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। जैसे ये इसका रेसिड्यू है, जैसे यूएसए का रेसिड्यू किसको माना गया है, यूएसए का रेसिड्यू ले लिया गया है कनाडा को, वैसे रेसिड्यूरी पावर किससे लिया गया है, कनाडा से। ठीक, और ये इसको अपना स्ट्रांग सेंटर मानता है, तो फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर कनाडा से। तीसरा, ये स्टेट गवर्नर, स्टेट में जो गवर्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंटर द्वारा किया जाएगा। ये मानता है कि हम लोग के वहाँ, कनाडा मानता है कि अगर मेरे वहाँ कुछ होता है तो उसका डिसीजन कौन लेगा, यूएसए लेगा। ऐसा होता नहीं है, याद करने के लिए मैं आपको बस बता रहा हूँ ये तीनों चीज़ें कैसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक, ये कनाडा जो है यूएसए को अपना माई बाप मानता है। ठीक, जैसे हम लोग मोदी जी को मानते हैं कि भैया मोदी जी अच्छा ही करेंगे, तो वैसे ही ये कनाडा जो है यूएसए को अपना माई बाप मानता है। तो बस वो जितना ये तीनों हैं, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर और स्टेट गवर्नर अपॉइंटमेंट बाय सेंटर। स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड, जो स्टेट में जो गवर्नर हुआ करते हैं ना, हर स्टेट में अपना एक गवर्नर होगा, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक, क्यों, ताकि स्टेट में क्या क्या चल रहा है उस पर सेंटर अपना डायरेक्ट निगाह रख सके, नज़र रख सके। ठीक, तो स्टेट गवर्नर को कौन चुनता है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर भेजता है चुन के। ठीक, आइए चलते हैं, ये यूएसए और कनाडा हो गया। याद कर लीजिएगा, आपको जैसे ट्रिक बताया, अगर आपके दिमाग में भी कोई ट्रिक हो, ट्रिक से याद कर लेना आसान रहता है। एक बार याद कर लीजिए, ज़िंदगी भर याद रहता है, एग्जाम में कभी भी आया गलत नहीं करेंगे आप। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन बोलिए या रसिया बोलिए, उस टाइम यूएस, उस समय सोवियत था। ठीक, सोवियत यूनियन था। कोल्ड वार हुआ 1990 के करीब ख़त्म हुआ, तो इसके बाद से सोवियत यूनियन का बंटवारा हो गया, तो रसिया उसमें से अलग निकला और काफ़ी सारे देश भी उससे अलग निकले थे। ठीक है, तो ये उस टाइम की बात है, ये उस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में तब गए थे जब सोवियत यूनियन एक हुआ करता था, मतलब रसिया और बाकी सारे कंट्री एक हुआ करता था, तब का लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि रसिया कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे क्या क्या लिया गया, इससे लिया गया फंडामेंटल ड्यूटी और आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक, देखिए इसका मानना है, मतलब रसिया का ये है कि अगर यूएस से कुछ करता है तो हम भी पीछे नहीं बैठेंगे, हम भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे यूएसए ने क्या किया, इंडिया को क्या दे दिया, फंडामेंटल राइट दिया ना, तो ये कहा कि हम काहे पीछे रहें, हम भी देंगे इंडिया को कुछ, तो इसने क्या दे दिया, फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया। अब फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात जान लीजिए, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट मतलब संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है, 42वां। ठीक, और ये वो ड्यूटी है जो लोगों को कहा जाता है करने के लिए। ठीक है, लोगों को बाध्य किया जाता है कि आप ये ड्यूटी ज़रूर करिए। जैसे इसमें है कि अपने झंडे को, मतलब झंडे की इज्जत करना होता है, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना होता है। टोटल 11 ड्यूटीज़ लिखे हुए हैं। ठीक है, ये किससे लिया गया है, सोवियत से लिया गया है। अब उसमें क्या था, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट था ना, यूएसए वाले में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट था। तो ये कहे हम काहे पीछे रहेंगे, हम भी आइडिया ऑफ जस्टिस देंगे, जस्टिस से रिलेटेड हम भी कुछ देंगे। तो इन्होंने कहाँ दिया, प्रियम्बल में दिया। ठीक, तो ये क्या है, यूएसए जहाँ जाता है वहाँ पीछे पीछे रसिया भी कहता है हम भी जाएंगे और हम भी कुछ करेंगे। तो यूएसए ने फंडामेंटल राइट दिया, तो इसने फंडामेंटल ड्यूटी दे दिया।
इसने जुडिशियल रिव्यू दिया था, तो इन्होंने क्या दे दिया, आइडिया ऑफ जस्टिस दिया था, कहाँ, प्रियम्बल में। ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन दिया, याद कर लीजिए, क्वेश्चन में बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है। फिर आता है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद करने का ट्रिक तो मेरे को नहीं मिला, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोला जाता है नीति निर्देशक तत्व, ठीक। ये पार्ट 4 में है, पार्ट 4 भाग 4 भाग में है, भाग 4 में है, ठीक। ये बहुत बारी पूछा जाता है कि DPSP किससे लिया गया है, या तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देगा या फिर आयरलैंड देगा, ठीक है। आयरिश और आयरलैंड एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे आयरिश दे दे चाहे आयरलैंड दे दे, DPSP के बारे में पूछे तो सही मार दीजिएगा, ठीक है। राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन क्या होता है ना, राज्यसभा से ही किया जाता है, तो ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश या आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। DPSP याद कर लीजिएगा किससे, आयरिश से, और इधर ये फंडामेंटल ड्यूटी याद कर लीजिएगा किससे, सोवियत से। ये बहुत बारी पूछा है एग्जाम में, ठीक। फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू यूएसए से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये रहा एशिया, अगर ये एशिया है तो ऑस्ट्रेलिया बेचारा इधर है, ठीक है। बीच में देख रहे हैं कितना गैप है, यहाँ का इंडिया होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया एक तो बेचारा अकेले है, दिख रहा है अकेले, बीच से ये इक्वेटर भी गुजर चुका है, यानी ये इस पार है और ये इस पार है। तो रसिया क्या करेगा, किसी न किसी तरीके से कुछ जोड़ने का कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा कि दोनों लोग मिल के एक साथ रहें, अपना काम कर लें। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है वो किससे लिया गया है, रसिया से। देखिए जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब ये चाहता है, मतलब जो इंडिया में फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगर इसको इंटरलिंक करें ये वाले कॉन्सेप्ट से, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया बहुत दूर है, तो इंडिया से क्या करना चाहेगा कि जो ट्रेड से, मतलब ट्रेड और हो इंडिया से, वो क्या हो, फ्री में होवे, ठीक है। तो इस ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स किससे लिया गया है, रसिया से। हमेशा दो चीज़ों की बात करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिस पे दोनों स्टेट और सेंटर दोनों का हक होता है, दोनों उससे रूल बना सकते हैं। यहाँ भी दो लोग की बात हुई ना, दो लोग के लिए एक लिस्ट जो दो लोगों के लिए काम आए। ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड कॉमर्स, ये भी दो लोग के बीच में ही तो ट्रेड हो रहा है, लेकिन फ्रीडम होगा, आज़ादी चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा होता है जॉइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सीटिंग वो होता है जैसे कोई बिल आया, पास नहीं हो पाया किसी कारण से, तो दोनों जो राज्यसभा और लोकसभा और प्लस लोकसभा, दोनों लोग एक पास बैठते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और इसको पास कर देते हैं फाइनली, ठीक। इसको जॉइंट सीटिंग कहा जाता है, ठीक। राज्यसभा और लोकसभा दोनों बैठते हैं। इससे रिलेटेड एक चीज़ और याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि इसका चेयरमैन किसको बनाया जाता है, तो इसका चेयरमैन बनाया जाता है लोकसभा के जो चेयरमैन, तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो होता है जो सामने गद्दी पे बैठा रहता है, लोग उनका कहना मानते हैं, उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है, ठीक। तो अगर जॉइंट सीटिंग होता है तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जैसे राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला जाता है चेयरमैन बोला जाता है ना, वैसे लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोला जाता है क्या, स्पीकर। तो स्पीकर इसका जॉइंट सीटिंग का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, याद रहेगा। फिर देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, 1789 में। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और वहाँ से 3 चीज़ें हमेशा के लिए निकल के आई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वालिटी मतलब सब चीज़ सबके बीच बराबर होना चाहिए, कोई जात पात का भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब बराबर है, ठीक। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा,
सब लोग एक साथ पूरी सहिष्णुता के साथ यानी भाईचारे के साथ रहेंगे, ब्रदरहुड कहा जाता है इंग्लिश में, भाईचारे के साथ रहेंगे। ये तीनों चीज़ किससे लिया गया था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से या फ्रेंच से लिया गया था, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। फिर जापान, जापान क्या है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जापान है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जापानी लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े अच्छे से मानते हैं, ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन बड़ा अच्छे से मानते हैं, ठीक। इसी रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते वो एशिया में सबसे बड़े देश, मतलब सबसे अच्छे देश हैं माने जाते हैं, ठीक है, सबसे अच्छे देशों में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं उन सबको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे लिया गया है? जापान से लिया गया, जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से, कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके हिसाब से प्रोसीजर किया जाएगा, ठीक। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि बच्चों को 14 साल के नीचे, 14 साल तक के बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा अच्छे से, तो बस पढ़ाया जाएगा, इसको कहा जाता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक। इन सबको कंपनियों में काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक। आप लोगों ने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 9 देशों से क्या क्या लिया गया है। आइए कुछ क्वेश्चन भी अब कर लेते हैं हम लोग इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। आशा है आपको ये सारी बातें याद हो गई होंगी, जैसा मैंने बताया वैसा अगर आप लोग भी कर लें तो कुछ भी बचेगा नहीं, सब चीज़ याद हो जाएगा, ठीक। वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देख लें, जो बचा खुचा रहेगा 2-3 बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। पहला, और इसका जो पहला पॉलिटी का जो पहला पार्ट था संविधान सभा, वो भी देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा वो भी बना हुआ है, उसमें भी सारी चीज़ें बताई गई हैं कि संविधान सभा कैसे बना, क्यों बना, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे बनाया गया, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा आएगा और सब कुछ समझ में आएगा। एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन बनाया जाता है, ये इससे एक क्वेश्चन कंफर्म होता है। अगर पॉलिटी है उसमें जीएस में, तो एक क्वेश्चन तो ये कि किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, ये ज़रूर पूछा जाता है, कोई ना कोई पूछ ही देगा, ठीक। आइए चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, 2-4 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे आइडिया प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब होता है प्रस्तावना, ठीक। प्रियम्बल मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ये लिया गया आपके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से तो लिया नहीं गया है, आयरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया नहीं गया। इससे 3 चीज़ें ली गई थी, जैसा आपने पीछे पढ़ा, पीछे जाकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ बताने लगे तो फिर समय लग जाएगा, एक बार जाकर पूरा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। तो ये यूएसए से प्रियम्बल का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, ठीक। आइए चलिए चलते हैं आगे। अगला, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू बताया था ना, बहुत बारी पूछा जाता है। जुडिशियल रिव्यू किसके द्वारा लिया गया था, ये बताया था। जस्टिस से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें किससे लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक। बड़ी बड़ी चीज़ें, ये भी तो बड़ी चीज़ है ना। और जुडिशियल रिव्यू की एक खास बात, ये सिर्फ 2 ही देशों के द्वारा फॉलो किया जाता है, एक इंडिया और एक यूएसए। टोटल 2 देश ही हैं ऐसे जिनके वहाँ जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक। जुडिशियल रिव्यू किससे इंडिया लिया? यूएसए से लिया, मात्र 2 ही देश में ये है, याद रहेगा अब ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे कॉन्करेंट लिस्ट पे किसका किसका रूल होता है? स्टेट का होता है और सेंटर का होता है। कितने लोगों द्वारा हो रहा है? 2 लोगों द्वारा हो रहा है ना। इसका मतलब ये कहाँ से लिया जाएगा? आपका ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू सेंट्रल स्टेट को जोड़ रहा है, दिख रहा है। सेंट्रल स्टेट कोई भी रूल अगर इसको बनाना होता है कॉन्करेंट लिस्ट में, तो सेंट्रल स्टेट दोनों ऊपर आते हैं, एक साथ आते हैं, दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, उसके बाद रूल्स बनता है ना। तो वही जोड़ने का काम कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। जैसे जॉइंट सीटिंग भी हुआ, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, ठीक। ये भी तो जोड़ने का बात है ना। उसके बाद से फ्रीडम ऑफ ट्रेड, 2 देश को जोड़ने के लिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक। तो जोड़ने वाले जितने हैं किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, याद कर लीजिएगा। कॉन्करेंट लिस्ट भी सेम वैसे ही है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मैंने आपको बताया था ना, स्टेट और सेंटर के बीच में अच्छा व्यवहार हो,
दोनों लोग एक दूसरे के कोऑपरेशन में काम करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि सेंटर जो मन करे वो स्टेट में आके जो रूल मन किया ला के इम्पोज कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटर से ही पूछा जाना चाहिए कि भैया आपको ये रूल सही लग रहा है कि नहीं, उसके बाद हम इम्पोज करना चाहिए। ये चीज़ को कहा जाता है फेडरल सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये जो फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? अभी बताया था ना, कनाडा बड़े भाई को मानता है, तो ये स्टेट से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो कनाडा से लिया गया, क्योंकि कनाडा जो है यूएसए को अपना बड़ा भाई मानता है, तो यानी यूएसए को सेंटर मानता है और ख़ुद को उसके सामने स्टेट मानता है। तो स्टेट से रिलेटेड दो चार चीज़ें जो हैं वो कनाडा से लिया गया है। तो वैसे ही फेडरल सिस्टम है, किससे लिया गया है? कनाडा से, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व है जो कि पार्ट 4 में है, पार्ट 4 में है, ठीक है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ठीक, किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था? अभी मैंने आपको बताया कि ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। इसको याद करने का तरीका मेरे पास नहीं था, ठीक, यही देश था जिसका तरीका मैं आपको नहीं बता पाया, तो आप लोग खुद से रट्टा मार लीजिएगा, ठीक। आयरलैंड, डीपीएसपी आयरलैंड, बहुत बारी पूछा गया है क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं। आयरलैंड लिखेगा या आयरिश भी लिख सकता है, दोनों बात एक ही है, तो आयरिश या फिर आयरलैंड कोई भी लिख दे, समझ लीजिएगा आंसर वही है, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी किसके द्वारा लिया गया था किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से? ये लिया गया था रसिया के। यूएसए जो भी इंडिया के लिए करेगा उससे मिलता जुलता रसिया भी कुछ ना कुछ करेगा। यूएसए ने फंडामेंटल राइट लाया तो इसने क्या लाया? फंडामेंटल ड्यूटी लाया। यूएसए ने जुडिशियल रिव्यू लाया तो इसने आइडिया ऑफ जस्टिस दिया, ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिख के और उसके बाद उसको फॉलो करने का तरीका, ट्रेडिशनल तरीका किस देश ने स्टार्ट किया था? मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का तरीका किसने स्टार्ट किया था कि हर देश, मतलब देश में अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये किस देश ने स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था आपका यूएसए ने। बहुत सारी चीज़ें यूएसए ने करा, तो यूएसए के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी ट्रिक बना कर अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत बारी पूछा जाता है और हर जगह मिलेगा आपको। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट का रिमूवल, उसको इम्पीचमेंट बोलते हैं, फिर आता है रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज जो भी हैं, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें हैं, याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ही रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? यूएसए लाया था। प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट कौन लाया था? यूएसए लाया था। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इंडिया और यूएसए में ही सिर्फ है, ठीक। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, शायद अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया हम लोगों के, इतना ही था, ठीक है। ये मेरा नाम है गोलू गुप्ता, ये मैं हूँ, और ये मेरा चैनल है गोलू द होम ट्यूटर, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास कौन सा कब आने वाला है इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा, क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल मेरा ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। अब जो भी वीडियोज़ आए हैं उनको आप लोग एक बार देख लीजिए, बहुत अच्छा वीडियो सारे के सारे हैं, आपको पसंद आएगा, ठीक है। कंटेंट बहुत अच्छे हैं, उसके कंटेंट बहुत अच्छे हैं। बाकी आप लोग डिसाइड करिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, कमेंट बॉक्स में जैसा हो लिख के बता दीजिएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि कंटेंट तो सही है, पढ़ाता कैसा हूँ ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैसा मेरे को लेते हैं, ठीक। बाकी गोलू द होम ट्यूटर चाहिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि कुछ क्या पता कहीं कौन सी कब कौन सी अच्छी बात मैं बोल जाऊं जो उनके काम आ जाए। अभी ये अच्छा ये ऐसा जो ये अभी मैंने आपको बताया किस देश से क्या क्या लिया गया है, आज तक मैंने भी कभी कहीं नहीं देखा था, ठीक है, किसी ने भी ऐसा नहीं बताया था, मैंने आप लोगों को ऐसा बताया
और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेके आऊँगा। जैसा मैं जियोग्राफी कैसे पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी पूरा मैप से पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन देता हूँ, अब मैप में दिखाता हूँ वो लोकेशन है कहाँ पे, कैसा है, किस तरह से है, क्या क्या उससे लग रहा है। ठीक है, मेरा पिछले वीडियो में एक जगह थोड़ी गलती आ गई थी, जैसे कोस्टल लाइन किस किस देश को टच करता है, तो उसमें पहले था गुजरात, ठीक, और उसके नीचे जस्ट था महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र था, तो मैंने महाराष्ट्र ना बोल के उसकी जगह मध्य प्रदेश बोल दिया था। उसके लिए सॉरी, वो सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वीडियो देखिएगा, वहाँ अगर महाराष्ट्र की जगह मैंने मध्य प्रदेश बोल दिया है, उसको आप लोग खुद से सही कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वापस जाकर उसे बदल नहीं सकता हूँ। ठीक, महाराष्ट्र की जगह मध्य प्रदेश बस बोल दिया। ठीक है, वीडियो देखिए, सारे के सारे वीडियो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए अच्छे से जितने वीडियोज हो सके सब लाऊँगा। ठीक है, बस आप लोगों का साथ दीजिए, आप लोग साथ दीजिए, मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। ठीक, पूरा अभी एसएससी के लेवल से लेके यूपीएससी के लेवल तक सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, इससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछा जाता इस टॉपिक से। जो अभी मैंने बताया ना, किस देश से क्या क्या लिया गया, इससे ज़्यादा तो यूपीएससी में भी नहीं पूछता है, यूपीएससी का भी लिमिट यहीं तक है। ठीक है, तो ये एसएससी से लेकर यूपीएससी तक सॉल्व करने का आपका एक आसान तरीका है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, देखते रहिए मेरा चैनल, लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।